नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कभी जनता परिवार के रूप में साथ रह चुके दलों ने समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में एक छाते के नीचे आने के ठोस संकेत दे दिए हैं। बयानों को सुनकर लग रहा है अप्रैल में देश की सियासत की एक नई तस्वीर, एक नया चेहरा सामने आ जाएगा। हालांकि हमारे लोकतंत्र के लिए इसमें कुछ खास नया नहीं है। ये जरूर है कि इसके पहले साथ आने वाले दलों की मुख्य चिंता कांग्रेस का विकल्प पेश करना हुआ करता था। अब मुख्य मुद्दा बीजेपी का विरोध नजर आ रहा है। अंतर यह भी है कि कांग्रेस के विरोध में जितने भी गठबंधन अब तक बने, उनकी आधारशिला जन आंदोलनों और मुद्दों पर रखी गई थी। इस बार जो गठजोड़ बन रहा है उसमें अभी तक ये जनाक्रोश नजर नहीं आया है। फिर क्या है इस गठबंधन की भूमिका? विचार, जनाधार या अस्तित्व का सवाल? और क्या इन सवालों का ठोस जवाब ढूंढे बिना ये मिलन पूरा हो पाएगा या मिलन अभी आधा अधूरा है? तो जनता परिवार के विलय को लेकर लालू नीतीश की कवायद रंग लाती दिख रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो इस हफ्ते विलय की औपचारिक घोषणा हो सकती है, क्योंकि इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधने वाले जेडीयू और आरजेडी के नेता बहुत कुछ खुलकर बोल रहे हैं। लय में विलय बनेगा नया सियासी समीकरण। कुछ दिनों पहले चर्चा थी कि वलय में विलय का मामला आ गया है, लेकिन नीतीश के दिल्ली दौरे के बाद विलय का मामला लय पकड़ता नजर आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड हो या आरजेडी, सब कह रहे हैं विलय होना तय है। हम लोगों के नेता श्री नीतीश कुमार जी, श्री शरद यादव जी या फिर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी या फिर श्री मुलायम सिंह यादव जी ही बता सकते, लेकिन इतनी बात स्पष्ट है कि जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, इससे सब कुछ सकारात्मक ढंग से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जनता परिवार के विलय की बात पटरी पर है और इसमें कार्रवाई आगे हो रही है और बहुत जल्दी इसके बारे में ठोस निर्णय होगा। इस समूह में संसद में सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव विलय के बाद बनने वाली नई पार्टी के अध्यक्ष होंगे। पार्टी के झंडे, चिन्ह और घोषणा पत्र को लेकर कोई मतभेद नहीं है। कुछ छोटे विषयों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी की माने तो मुलायम सिंह यादव इस बारे में आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला और जेडीएस प्रमुख और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा से बात करने के बाद विलय की योजना को जल्द ही अंतिम रूप देंगे, क्योंकि एसपी, जेडीयू और आरजेडी में इस मुद्दे पर सहमति बन गई है। पूरे हो चुके हैं। वो अंतिम दौर में श्री मुलायम सिंह जी जो पार्टी के प्रस्तावित अध्यक्ष भी हैं, हम लोगों के सर्वमान्य और सबसे सीनियर लीडर भी हैं इस आंदोलन के भी, समाजवादी आंदोलन के भी। तो वो सब स्टेक होल्डर से बातचीत करके जो इसमें शामिल हैं, नया झंडा, नया चुनाव चिन्ह, नया कार्यक्रम का घोषणा करेंगे और मर्जर की तिथि भी तय करेंगे। फिर एक होंगे समाजवादी, समाजवादियों के हाथ में हाथ। दरअसल जनता परिवार के विलय पर कांग्रेस की नजरें टिकी हुई हैं। उसका कहना है कि विलय से धर्मनिरपेक्ष दलों को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि जिस तरह से देश की जनता को दिग्भ्रमित करके नरेंद्र मोदी सरकार पर कब्जा किया है, सत्ता पर काबिज हुए हैं, बिहार में जितने सेक्युलर फ्रंट हैं सबको एक मंच पे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की इस बिहार में लड़ाई को सशक्त करनी चाहिए। कांग्रेस की भूमिका अग्रणी हमेशा रही है। कांग्रेस हमेशा आगे रहा है, लीडर रहा है और कांग्रेस आगे भी लीडर की तरह भूमिका निभाएगा। विलय पर बीजेपी का वार, करार से नहीं बिगड़ेगा काम। बीजेपी की बढ़ती ताकत ने टुकड़े टुकड़े में बटे जनता परिवार को एक होने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन जनता परिवार के एक होने के बाद उससे पड़ने वाले प्रभाव से बीजेपी खुद को चिंतित नहीं दिखा रही। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब घबराहट इन लोग को हो रही है।
और घबरा करके कभी शरद यादव जी का बयान, कभी मुलायम सिंह यादव का बयान, कभी नीतीश कुमार जी का बयान आता है कि विलय हो रहा है। ये बात लगभग 6 महीने से सुना जा रहा है। ये जनता को खाली भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता मन बना चुकी है कि इन दलों को खाली उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर इनका विलय बिलबिला जाएगा और अंततः भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी। लोकसभा चुनाव 2014 में मिली करारी हार के बाद बिखरे हुए जनता परिवार को एक करने की कवायद बिहार से शुरू हुई और इसका टेस्ट सबसे पहले बिहार में ही होगा जब इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। देखना दिलचस्प होगा विलय के बाद जनता परिवार की एकता क्या रंग लाती है। पटना से आनंद अमृतराज और साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम ग्राफिक्स के जरिए इस विलय की लय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बहस की शुरुआत करेंगे। दरअसल 9 महीने पहले जनता परिवार की विलय की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। 9 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव 2014 में हार के बाद शरद यादव ने पहली बार विलय की बात कही थी। कई कोशिशों के बाद विलय पर आपसी सहमति नहीं बन सकी। कई कोशिशें हुई, बार बार बयान आया, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जरूर आरजेडी जेडीयू के बीच गठबंधन हुआ चुनाव पूर्व, और इस गठबंधन को कामयाबी भी मिली। 10 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन को 6 सीटें मिली। एक उत्साह इससे बना और इस उत्साह के साथ विलय की राह तलाशने की कोशिश हुई। 2014 के आखिर में विलय पर मोहर लगने की बात सबसे पहले सामने आई। फिर मकर संक्रांति के दिन विलय पर बड़े ऐलान की बात कही गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर सामने मांझी प्रकरण आ गया। उसकी वजह से लगा कि शायद विलय की बात ठंडे बस्ते में चलेगी, लेकिन अब सामने आ गई है तमाम बातें और कहा जा रहा है कि सप्ताह के अंत तक विलय की घोषणा हो जाएगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अंतिम फैसला लेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में एक नए दल का गठन होगा, या हम यूँ कहें कि एक नया चेहरा नजर आएगा सियासत का। लेकिन जनता परिवार टूट के लिए विख्यात है। ये आशंका है कि कहीं फिर बिगड़ ना जाए। 26 साल पहले भी एक हुए थे। जेडीयू आरजेडी एसपी आईएनएलडी के नेता एक ही पार्टी के सदस्य थे। वीपी सिंह की अगुवाई में केंद्र में इनकी सरकार भी बनी थी, लेकिन उस समय लय बनी और बिगड़ गई। 1989 में जनता पार्टी की सरकार को बीजेपी ने समर्थन दिया था। उस वक्त का दौर और आज का दौर, जाहिर परिस्थितियां अलग हैं। गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ 1989 में वीपी सिंह को सफलता भी मिली थी। उस वक्त कांग्रेस विरोध बुनियाद था। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की अगुवाई में जनता दल के वीपी सिंह ने की जनता दल की अगुवाई। सबसे पहले पार्टी से चंद्रशेखर अलग हुए, फिर देखिए लय कैसे बिगड़ती गई। एकजुटता तो नजर आई, लेकिन चंद महीनों के लिए। फिर 1990 में चंद्रशेखर ने कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई, लय बिगड़ती चली गई। इसलिए आशंका इस बार भी है। चंद्रशेखर के बाद फिर मुलायम सिंह अलग हुए, उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन कर दिया। फिर धीरे धीरे तमाम जो चेहरे जो फिर एक साथ आने की कवायद में हैं, वो अलग अलग होते हुए गए। लालू ने आरजेडी और नीतीश ने जेडीयू के नाम से अलग पार्टी बनाई। लालू यादव 15 साल तक शासन में भी रहे, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब भी हुए आरजेडी बनाकर, और 90 से फरवरी 2005 तक राज किया। फिर जेडीयू नीतीश कुमार ने बनाई। जेडीयू का राज अब तक जारी है, नवंबर 2005 से लेकर अब तक। लेकिन बहुत कुछ लोकसभा चुनाव में जो हार मिली उसके बाद तस्वीरें बदलती गईं। लेकिन क्या इस बार ये लय जो बनने की बात हो रही है, क्या नहीं बिगड़ेगी? जो इतिहास है, क्या वो इतिहास नहीं दोहराया जाएगा? एक नया इतिहास रचा जाएगा? यही तमाम सवाल। हमारे साथ 4 मेहमान हमेशा की तरह। विजय सिन्हा साहब हैं, बीजेपी विधायक। उपेंद्र प्रसाद हैं, जेडीयू के विधान पार्षद। रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी प्रवक्ता। रविंद्र राय हैं, जेडीयू के बागी विधायक, मांझी कैंप के हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल उपेंद्र जी आपसे। इस बार मिलन अगर आधा अधूरा हम कह रहे हैं, तो क्या आपके पास ठोस वजह है जो आप कहेंगे नहीं मिलन इस बार पूरा होगा और पूरा है? मिलन स्पष्ट है। जो मिलन होना है, देर हो रही है, दुरुस्त होगी, और ये वैचारिक आधार पर यह मिलन हो रही है। इसका मुद्दा सिर्फ वैचारिक है। जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियाँ देश में अपनी पौं फैला रही हैं, विकराल रूप धारण किए हैं, उसको जवाब देने के लिए तमाम समाजवादी विचारधारा के लोग, सेकुलर फोर्सेस इकट्ठा हो रहे हैं
और ऐसी पहली बार नहीं हुई है, पहले भी हुई है। एक तो आपने पहले भी कहा, अभी चर्चा में आपने बताया, उसके पूर्व भी 1967 में भी डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में भी पूरे देश में उस समय कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, और देश के कई सूबे में हमारी सरकार भी बनी थी। तो ये बराबर होते रहता है, तमाम क्या परिस्थितियां के अनुकूल हमेशा विकल्प। फर्क है, आपने कहा सेकुलर, तो क्या एक जनता परिवार में सेकुलर ताकत के रूप में कांग्रेस भी शामिल होगी, जिस कांग्रेस का विरोध आप लोगों की बुनियाद रही है? तो मैं तो पहले ही कहा कि परिस्थितियां तत्कालिक क्या होती है, परिस्थितियां के अनुसार हमारे कार्यक्रम बनते हैं। उस समय हमारे सामने जो परिस्थितियां थी, कांग्रेस के खिलाफ हमारी एकजुटता थी समाजवादियों की, और समाजवादी कोई अलग से नहीं आए थे, कांग्रेस का ही एक अंग उस समय भी थे। आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो देश में एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा के भी लोग थे, उनका एक फैक्शन बना, वो अलग हुआ वो बाद के दिनों में, और 67 में राजनीतिक रूप से अपनी पहचान देश के सामने रखा। कांग्रेस क्या है? सेकुलरिज्म के सवाल पर तो हमसे कोई मतभेद उसका नहीं है, हमारे और सवाल पर थे। विचारधारा के रूप में आप मानते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग आज भी हैं? नहीं, सेकुलरिज्म के सवाल पे कांग्रेस और हमें कोई अंतर नहीं है, हम लोग एक हैं सेकुलरिज्म के सवाल पर। गठबंधन उनके साथ या फिर विलय, वो तो समय आएगा। नहीं, विलय का सवाल नहीं है, क्योंकि विलय तो समान विचारधारा वालों के साथ कर रहे हैं। नहीं, हमारा मिलन तो समान विचारधारा के साथ है। ठीक है, जो डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी, ठाकुर, अंबेडकर, सारे लोग को जो मानने वाले लोग हैं, जगदेव प्रसाद को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों की तत्कालिक परिस्थिति के मुताबिक। ठीक, नहीं, मैं कह रहा हूँ विचार के आधार पर हमारा विलय हो रहा है। मैं आऊंगा, मैं इस पे बहुत गहराई तक जाने की कोशिश करूंगा, समय है बहुत। रामानुज जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये मजबूती है या मजबूरी है? ये मजबूती होगी या फिर मजबूरी है? अस्तित्व का सवाल है या फिर विचारधारा या फिर एक विरोध? देखिए सुमित झा जी, राजनीति के बहुत से कारण और कारक होते हैं घटनाक्रम के लिए, लेकिन ये जो घटनाक्रम आप कह रहे हैं कि हमारी मिलन की बात हो रही है या गठबंधन की बात हो रही है, तो ये निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि देश में जो एक नई राजनीतिक परिस्थिति बनी है, और ये परिस्थिति सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें कि ये राजनीतिक परिस्थिति आज बनी है, ये राजनीतिक परिस्थिति चली आ रही है पूर्व से, आज वो ज़्यादा मजबूत हुई है, और हमारा धारा जो बट गया, जो हम लोग का सेकुलर और सोशलिस्ट वोट बट गया, और बटने से जो हम लोगों ने देखा कि 69% वोट वाले लोग बाहर रह गए और 31% वोट लेकर के और जो देश में बैठे हैं, आप रोज़ बरोज़ के अखबारों को देख लीजिए, बल्कि दुनिया में जो जगहसाई हो रहा है, आकर के दुनिया के महाशक्ति दादागिरी करने वाले लोग को बुला करके हम उसको भोज खिला रहे हैं, और वो कह रहा है कि भारत की ताना बाना को अचूक रहने दो। तो ये जो परिस्थिति बनी है देश की, इन परिस्थिति में हम जो सिमिलर नेचर के लोग हैं, सिमिलर जो कॉन्सेप्ट में विश्वास करने वाले लोग, जो हमारा दो एजेंडा है। आपने हमारे भाई से पूछा कि कांग्रेस भी होगी क्या, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस हमारी एलाइज हो सकती है, हम कांग्रेस के एलाइज हो सकते हैं। जो दो पॉलिसी होता है किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक धाराएं तय होती हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी एक फैक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस और भाजपा एक जगह कहीं सिमिलर हो अगर इकोनॉमिक पॉलिसी पे, तो हम जो इकट्ठे हो रहे दल हैं वो हमारा सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी दोनों थे, हमारा जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है वो एक ही है, और एक ही स्कूल से निकले हुए हम तमाम लोग हैं। हमने किन्हीं कारणों से, या जो अब कारण है सो विदित है कि हम समाजवादियों के विषय में कहा। एक सेकंड इसमें रुकूं, आपने कहा सामाजिक आर्थिक नीति आपकी एक ही थी। बिल्कुल। तो फिर उस नीति का विरोध नीतीश कुमार करते हैं और सत्ता में आ जाते हैं, और सत्ता से आप बेदखल हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। 15 सालों तक बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि आप जहाँ ले जाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी के लोग को या हम मुझको, भूपेंद्र को, जिससे बात करें हमसे, ये भी सत्य है। नीतीश कुमार जी ने हमारे जो कार्यक्रम हैं उसका मैं समझता हूँ कि ना उस दिन विरोध कर सकते थे ना आज विरोध कर सकते हैं।
हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे विषय आपके में विरोध के बूते ही तो वो सत्ता में आए हम कर रहे हैं और आपकी नीतियों का ही विरोध किया। मैं आप चुप रहिए, आप कहिएगा। मैं स्पष्ट करता हूँ ना, जो जहाँ ये रखना चाहते हैं मैं स्पष्ट करता हूँ आपको कि नेतृत्व के सवाल पर या जो भी बातें कर ले, लेकिन मैं समझता हूं कि एकदम विदित सत्य है। आप क्या कहिए, मैं कहता हूं कि हमारे होने का उपज है नीतीश कुमार जी। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की जो कार्यक्रम है, भले ही हमने कुछ नहीं किया हो, जो बातें की जाती है कि विकास विकास विकास, या परिस्थिति नहीं रही हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आया था, मेरी बात पूरी करने दीजिए ना, सवाल आपने खड़े किए, जवाब लीजिए। जवाब। लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमने खड़ी करी, या हमारे पुरखे की लड़ाई थी, लोहिया, अंबेडकर, कर्पूरी, ज्योतिबा फुले, नैनार, पेरियार कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ समाज, छूटा हुआ समाज। एक सेकंड में रुकूं। सामाजिक आर्थिक नीति की बात आपने कही। हाँ, मैं लाना चाहता हूं। आर्थिक नीति, मैं सामाजिक आर्थिक मैं वही ला रहा हूं। सामाजिक आर्थिक नीति पर ही मैं ला रहा हूं। मेरा सवाल कि जो सामाजिक आर्थिक नीति है, नीति का विरोध करते हुए नीतीश कुमार सत्ता में मैं कह रहा हूं हमारे नीति का नहीं, हमारा माने हमारे नीतियों का विरोध 15 सालों तक नहीं, अभी भी है भाई करे के नेतृत्व का। मैं तो क्या बिल्कुल उपेंद्र जी, नीतीश कुमार जी को आज महसूस हो रहा है क्या उपेंद्र जी नीतीश लालू प्रसाद के यादव के शासनकाल के दौरान की नीतियों का आज आप समर्थन करते हैं? जवाब लीजिएगा, उपेंद्र जी वही कहेंगे, मैं ही कह देता हूं कि ये निश्चित तौर पे कि जिसके हाथ के खिलौना बने, जिन लोगों ने प्रयोग किया या बातें हुई, जंगल राज हमको कहा गया, हमको जेल भेजवाया गया, प्रताड़ित किया गया, कारण एक था कि हमने आवाज देने का काम किया समाज के छूटे हुए ठीक है, मैं उसी पर आता हूं उपेंद्र जी। तो क्या फिर 15 सालों के दौरान लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, एक सेकंड में आता हूं, लेकिन हमने समाज बनाने का जो काम किया था आपने किया, लेकिन आपका विरोध, मैं उपेंद्र जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, तो क्या लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान या फिर राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान की नीतियों का आज आप समर्थन करते हैं? नहीं, नीतियों का हमने कभी विरोध नहीं, सामाजिक आर्थिक नेतृत्व का सवाल पर हमारा प्रश्न था उस समय भी। और जो नीतीश कुमार लालू प्रसाद से अलग नीतियों का कभी विरोध नहीं किया? नहीं, नीतियों का कभी विरोध हमारा नहीं रहा है। 15 सालों के शासनकाल की नीतियों का कभी विरोध नहीं किया आपने? समाजवादी लाइन पर जो भी काम आप उन्हीं नीतियों का विरोध करते हुए सत्ता में आए हो। नेतृत्व का विरोध हम लोगों ने किया। नेतृत्व कौन? राबड़ी देवी या फिर लालू प्रसाद? जी, हमका नेतृत्व पर मतभेद, राबड़ी देवी का विरोध या मतभेद हमारा नहीं। राबड़ी देवी का विरोध, सामाजिक न्याय का, सर एक सेकंड, राबड़ी देवी का विरोध या लालू जी का विरोध? नहीं, मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व का विरोध। नेतृत्व, देखिए उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? नहीं, सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री का जब नहीं, आप आए सवाल है कि नेता से हमारा मतभेद हुआ, नेता से हमारा मतभेद हुआ। हमारे 15 सालों तक लालू जी ने जो किया वो अच्छा था। एक समय लालू 15 सालों तक लालू जी ने जो किया अच्छा था। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि अच्छा था या खराब था, लालू जी ने किया अच्छा था। इसका व्याख्या करता हूं दावे के साथ कि लालू जी ने जो किया, एक मिनट, लालू जी ने जो किया, नहीं सुमित झा जी, लालू जी ने जो किया, ये प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति को चाय वाला का बेटा, पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा का वोट मांगना पड़ रहा है। ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, आप दोनों के साथ हैं, विरोध में नहीं। सामाजिक परिवर्तन आप दोनों साथ में सर, याद रखिए, आप दोनों मिलन करने जा रहे हैं। अभी हमारी लड़ाई का जीत है। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति को चाय वाला का बेटा, पिछड़ा का बेटा, ये वैचारिक एकता है, ये वैचारिक एकता है। अगर आप मिलन करने जा रहे हैं तो एक वैचारिक एकता जरूरी होनी चाहिए, वैचारिक बकरी चराने वालों सामंजस्य जरूरी है। मैं आता हूं, ठीक है जी। विजय जी, आपने ड्रामा मत करिए। नहीं विजय जी, मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल दूसरे पहलू पर है। वैचारिक एकता यहाँ पर झलक रही है, हालांकि इस पर काम हो रहा होगा, होने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन जरूर एक अस्मिता, एक पहचान, एक अस्तित्व की बात आ ही जाती है, और वो आ ही गई कि हमारी उपज है नीतीश कुमार। एक ईगो की लड़ाई कहीं ना कहीं हो ही जाती है। नहीं, ईगो की लड़ाई नहीं है। मैं उपेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं सर। उपेंद्र जी, मुझे एक ठोस जवाब दे दीजिए कि क्या 15 सालों के शासनकाल की नीतियों का आज समर्थन करते हैं? रावण जी प्लीज। मैं कह रहा हूं कि संघर्ष का एक स्टेज होता है। लालू प्रसाद के समय में सामाजिक संघर्ष जरूरी था,
चूंकि हजारों साल से जो वंचित समाज था, जिसके मुंह में आवाज नहीं थी, उसको लालू प्रसाद ने आवाज देने का काम किया और उससे आगे बढ़कर नीतीश कुमार ने उसके हाथ में ताकत देने का काम किया। दोनों मिलकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों मिलकर शोषित समाज दलों को मुंह में आवाज के साथ साथ हाथों में ताकत देने का काम किया, जिससे आज भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। 1 सेकंड रुकूं। 15 सालों तक लालू जी ने ऐसा क्या गलत किया जिसका आपने विरोध किया? मैं तो कह रहा हूं नेतृत्व के सवाल पर हमारा मतभेद था, नीतियों के सवाल पर कभी कोई हमारा मतभेद नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा नेतृत्व के सवाल पर आतंकराज बिना नीतियों के ही हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूं नेतृत्व के सवाल पर। जंगल राज आतंकराज बिना नीतियों की हो गया। नहीं, नीति आतंकराज का नीति नहीं है, नीति नहीं है आतंकराज का। तो नेतृत्व की वजह से आतंकराज हो गया। मैं कह रहा हूं कि हमारा नेतृत्व से मतभेद रहा। तो नेतृत्व ने आतंकराज एक समय था, नेतृत्व ने आतंकराज दिया। उपेंद्र जी, सुमित जी, 1990 में लालू और नीतीश की जोड़ी कही जाती थी। एक को चाणक्य कहा जाता तो कुछ का नीतियों में कहीं हमारा मतभेद नहीं। आज आप एक सवाल है नेतृत्व से हमारा मतभेद हुआ, बस इतना बता दीजिए कि आपकी नीतियों में आज सामंजस्य है या नहीं? बिल्कुल है। तो जिस सामाजिक आर्थिक नीति के बूते लालू जी चल रहे हैं, चल रहे हैं, उन नीतियों का आज समर्थन कर रहा है। आज हमारा जो नेतृत्व, उस समय आपने विरोध किया था वो दिखावा था। नहीं, दिखावा कुछ नहीं। सवाल मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व का, आज नेतृत्व का जो हमारा जो विभेद था, मतभेद था, वो नेतृत्व का मतभेद हमारा समाप्त हो गया। एक सेकंड में रुको, मैं ब्रेक पर जाऊं। उससे पहले एक सेकंड रुकता हूं। तो क्या आतंकराज और जंगल राज नेतृत्व की वजह से मिला बिहार को? आप लालू जी की वजह से मिला? आप आतंकराज और जो भी आप कहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहने वाला। मैं कह दूं नहीं सर, आप बिल्कुल आपकी पार्टी के प्रवक्ता आज भी कहते हैं, आज आप भले ही छोड़ दीजिए, आपने यही शब्द का इस्तेमाल किया सर। सुमित जी, एक लाइन में हमारा नेतृत्व के सवाल पर मतभेद था, आज नेतृत्व के सवाल पर मतभेद समाप्त हो गए। नीतियों के सवाल पर हमारा कभी कोई मतभेद नहीं रहा। हम लोग डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, बता दीजिए रविंद्र जी, नीतियों के सवाल पर क्या विरोध नहीं था? बिना नीतियों के विरोध किए ही सत्ता में आ गई जेडीयू। रविंद्र जी हमसे पूछ रहे हैं? जी सर। देखिए क्या बोल रहे हैं आप, तो हमको बहुत इनका बयान जो है सुन के हंसी आ रही है। आपका सवाल कुछ और था, ये लोग कहाँ खींच करके ले गए, डिबेट को कहाँ लेके चले गए, कहाँ नरेंद्र मोदी जी पर चले जाते हैं। लय और विलय पर चर्चा चल रही थी, बार बार एक ही बात को उदाहरण दे करके, उद्धृत करके बात को डाइवर्ट करते हैं। देखिए ये जो पूरा मिलन का जो ये प्रकरण चल रहा है, अपने आप को बचाने का, समाजवादी की परिभाषा क्या है लोगों को बताना चाहिए कि क्या लोहिया जी अपने बेटा बेटी पत्नी तक सत्ता को सीमित रखना चाहते थे? नहीं क्या इंटरप्टेड आप बीच में क्यों बोल रहे थे? आप बोल रहे थे, क्यों बोल रहे हैं? आप बोलने तो दीजिए ना, क्यों आपको सच सुनने की आदत नहीं है क्या? आपको बीच में जब नहीं रोके आ चुकी है बहस। वैचारिक एकता पहले नजर आनी चाहिए, उसके बाद विलय होगा। इसलिए हम भी कह रहे हैं मिलन अभी आधा अधूरा है। एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, मिलन अभी आधा अधूरा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहस के पहले हिस्से में आपने देखा था वैचारिक सामंजस्य के मुद्दे पर अभी भी लय नजर नहीं आई। उपेंद्र जी बैठे हुए हैं और रामानुज जी बैठे हुए हैं। नीतियों का विरोध हमेशा से एक दूसरे का करते आए हैं। अचानक कैसे एक नीति पर दोनों या तमाम जो दल हैं एक राय बन जाएगी? विजय जी, सवाल बीजेपी के लिहाज से मैं पूछना चाहूंगा आपसे। अगर गठबंधन या विलय होता है, ठीक है, हम बाकी राज्यों को छोड़ दें, बिहार में आप असर देख पा रहे हैं, और असर आप क्या चुनौती के रूप में देखेंगे? उपचुनाव में गठबंधन हुआ, चुनौती आपको मिली, और जातिगत राजनीति हावी रही है बिहार में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अस्मिता की राजनीति, वोट बैंक के लिहाज से दोनों मिलते हैं, तो चुनौती ज़ाहिर है आपके लिए होगी। देखिए सुमित जी, पहले तो जो विषय जो आज डिबेट आप करवा रहे हैं लय और विलय पर, ये समाजवादी का जो कैरेक्टर पर चर्चा हो रही है, तो समाजवाद के कैरेक्टर, समाजवाद का स्वरूप क्या समाज के हित में था या परिवार के हित में था? अपने स्वार्थ की राजनीति को अस्तित्व बचाने के लिए जिस तरह का ये विलय कर रहे हैं, कि जिन लोगों का विलय हो रहा है, चाहे मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद जी, चौटाला जी और माननीय नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी अस्तित्व की रक्षा के लिए, क्योंकि इनके घर के अंदर ही 2 फाड़ हो चुका है,
और आज स्थिति जो बनी है बिहार के अंदर में कि ये सारे लोग, इसमें 3 लोग कहीं ना कहीं आरोपित और कुछ लोग तो जेल के अंदर भी बंद हैं। अब ऐसी स्थिति में बिहार की जनता या देश की जनता इनके विलय को कितना स्वीकार कर पाती है, और ये जिसके विरोध में विलय की राजनीति कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, यूपी, कर्नाटक, हरियाणा छोड़ दीजिए, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। अगर लालू, नीतीश, 2 ऐसा चेहरे जिनकी वोट बैंक के बारे में आप जानते हैं, जातिगत राजनीति के लिहाज से आप देखें, अस्मिता की राजनीति के लिहाज से देखें, आप पिछड़ों की राजनीति के लिहाज से देखें, अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, विलय हो ना हो, चलिए छोड़ दीजिए गठबंधन, आपके लिहाज से चुनौती है, आपको चुनौती मिलेगी और मिल चुकी है। नहीं देखिए, इसे बता दूं, लोकसभा के चुनाव में ये तीनों का अंडरस्टैंडिंग था, तीनों का। उपचुनाव में क्या हुआ? उपचुनाव के अंदर में ही आप देख लें कि उपचुनाव के अंदर में जिस तरह के वातावरण उन्होंने बनाया, उपचुनाव में कई फैक्टर काम करता है। उपचुनाव को आधार बनाए, उपचुनाव आपका कुछ उपचुनाव को आधार बनाते हैं तो 2010 में कौन सा फैक्टर काम करता है? आपको बता दो सुमित जी, 2010 में 18 सीट में 12 सीट आरजेडी और उस समय लोजप्पा इनके साथ गठबंधन में जीत के गए थे, लेकिन वही जब आम चुनाव हुआ बिहार के अंदर तो 2/3 बहुमत से एनडीए जीत करके आया था। मुझे बता दीजिए, क्या पहचान की राजनीति, अस्मिता की राजनीति एक मुद्दा नहीं, एक फैक्टर नहीं है बिहार विधानसभा चुनाव में? नहीं होगा और उस आधार पर इनको माइलेज नहीं मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये जिस स्तर पर सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं और जिस जनादेश के विरोध में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता कदापि ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं कर पाएगी। नहीं, लेकिन एक पहचान और अस्मिता की राजनीति के ये अगर जो इनकी पहचान होती तो विलय तो गठबंधन में इनके नेता लालू प्रसाद जी के परिवार पूरा अपना पत्नी हार गए, अपना जनाधार है, दोनों अगर मिल जाते हैं तो कौन, दोनों का अपना अपना एक जनाधार है। ये तो जातिगत राजनीति के लिहाज से भी जनाधार नेता के व्यक्तिगत स्वार्थ पर नहीं चलता है, जनाधार उनके कार्य और सिद्धांत पर चलता है। आज बता दीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बिहार के अंदर में एनडीए 1 के बाद एनडीए 2 का अवसर मिला था, आज की स्थिति क्या है पूरे बिहार के अंदर? किस तरह से कानून व्यवस्था जर्जर, खुलेआम एसपी ऑफिस के सामने हत्या हो रही है, दहशत का वातावरण है। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और विकास का मुद्दा हावी रहेगा, जातिगत राजनीति? निश्चित तौर पर आज अब देश के अंदर भी कोई भी समाज के लोग जाति के आधार पर राजनीति पर मुहर नहीं लगाएंगे, ये विकास पर, शांति के साथ विकास पर मुहर लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही स्थिति थी? निश्चित तौर पर उसके आधार पर मिला, विकास के आधार पर। अगर ऐसी स्थिति थी तो फिर बिहार में आपको एलजेपी के साथ जाने की जरूरत क्यों पड़ी? एलजेपी आए, बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी अपना दल के साथ जाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करने के लिए आए हैं। देखिए, निश्चित इसमें क्या कास्ट का इक्वेशन आपने नहीं दिखा? नहीं, कास्ट, देखिए कास्ट फैक्टर अब आज की राजनीति में बहुत प्रभावित करने वाला नहीं तो है। फिर क्यों आप लोकसभा चुनाव में वो अगर जो मेरे गठबंधन के साथ राष्ट्र के हित में जो चलना चाहेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग निश्चित तौर पर राष्ट्र के विकास में एनडीए के अंदर उसको लेके चलते हैं। ठीक है रविंद्र जी, परिवारवाद एक अहम मुद्दा है। हालांकि परिवारवाद के ऊपर अगर एक एजेंडा हावी हो जाए, विकास का एजेंडा, अगर जो तमाम विलय कर रहे हैं दल विकास के मुद्दे पर, मैं आता हूं सर इस मुद्दे पर, आप वैचारिक एकता बन पाती है कि नहीं? लेकिन अगर बन जाती है तो एक बड़ी चुनौती विलय। देखिए, अब विलय पर जब उपचुनाव की चर्चा होती है, बार बार मीडिया के साथियों के द्वारा उपचुनाव का चर्चा होता है। आप उस समय देखिए, जातीय समीकरण एक मृत्यु जैसे सत्य है, जातीय समीकरण भी सत्य है। आप उस समय सीएम कौन थे? उस समय श्री जीतन राम मांझी सीएम थे। जो महादलित का वोट का एक फैक्टर था, वो भी उस वोट बैंक में उपचुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो लालू जी के साथ साथ नीतीश जी के साथ साथ महादलित का भी वोट वहां पर मिला था। वो फैक्टर माइनस नहीं होगा, आप ऐसा समझते हैं क्या? जातीयता है और महादलित फैक्टर का जो वोट बैंक जो था, वो महादलितों में जो उत्थान हो रहा था, महादलित के जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने थे, तो उनको एक भावना जगी थी और इंटैक्ट होकर के उपचुनाव में 100% वोट ट्रांसफर हुआ था महादलित का नीतीश कुमार जी और लालू जी के गठबंधन को। उसका परिणाम था। आप देखिए, पूरा उठाइए, उसका विश्लेषण देखिए। तो क्या उपेंद्र जी आपको लगता है कि मांझी जी के अलग हो जाने से लालू नीतीश एक भी हो जाएं तो वो ताकत उनकी नहीं हो पाएगी? नहीं, आपको मैं सुमित जी बता दूं, जो बार बार ये लोग लोकसभा का उदाहरण देते हैं, लोकसभा को ही यदि आप देख लीजिए तो लोकसभा में जो जनता दल यू का और राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट आया, दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ टिकता है?
अब देख लीजिए। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन पहले झारखंड सुन में लीजिए, हुआ था, नहीं आप झारखंड जब में बोल रहे हुआ थे था। सुन रहे थे, पहले सुन लीजिए। इसके बाद जब लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव दिल्ली में भी हुए, दिल्ली में 100% सीटों पर बीजेपी आई थी। विधानसभा के चुनाव में क्या उसके रिजल्ट हुए? अब बगल में झारखंड में चुनाव हुए विधानसभा का 57 सब लोग जीरो पहले हो गए सुन लीजिए, महागठबंधन पहले के। बात हमारी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो ठीक है। 57 विधानसभा क्षेत्रों में इनकी बढ़त थी लोकसभा के चुनाव में। इस बार 37 हो गई। आरजेडी 5 से मुझे जीरो हो एक गया। सवाल का हर जगह तो जवाब कम रही है, JDU 2 से जीरो हो भारतीय गया। जनता पार्टी कम रही है। ठीक है। इसलिए वैसी बातें नहीं कांग्रेस है। 14 से 5 पर आ गया। पहले सुन लीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। उसमें रोकूंगा सर, एक निश्चित सवाल, रूप से एक सवाल। समय हमको नहीं मिला था। सुमित जी, मैं आता हूं सर। समय नहीं मिला था। हमको पूरा करने दीजिए। हमको भी बात रखने दीजिए। जोड़ते हुए हम आए हैं, आप अगर कह रहे हैं हम आए हैं तो सभी बातों को रखने दीजिए। एक सेकंड आता हूं जो सुअर चराने वालों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, अब वोट के राज तो छोट के राज की बात करते हैं, तो छोट को अपमानित करने वाला को वोट देगा क्या? 89 का समीकरण और 90 का समीकरण कैसे? अरे आप अपनी बात को मजबूती से रखेंगे और वोट का ढोंग रचने वाला, उपेंद्र जी, ऐसे बातों पर जवाब देना पड़ेगा ऐसे लोगों को। दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं, सुअर चराने वालों, अलग भैंसी राज्यों का चराने वालों, उदाहरण गाय चराने वालों। मुझे इतना बताइए कि ये विलय अगर होता भी है, चलिए ठीक है, लालू नीतीश एक हो जाते हैं, उनका असर बिहार में हो भी सकता है। लालू नीतीश का असर क्या यूपी में होगा, या फिर मुलायम सिंह यादव का असर बिहार में होगा? कर्नाटक में लालू नीतीश का असर हो पाएगा? हरियाणा में लालू प्रसाद यादव का असर हो पाएगा? झारखंड में क्या हुआ? आप सब साथ में थे? नहीं, झारखंड में नहीं, हम लोग साथ नहीं हुए, सब लोग लड़े। जहां से आरजेडी लड़ा, वहां से जदयू भी लड़ा। फ्रेंडली फाइट नहीं हुआ हमारा, फ्रेंडली फाइट थी, फ्रेंडली दो फाइट, चार जगह, दो तीन जगह फ्रेंडली फाइट, फ्रेंडली फाइट 2-4 जगह हुआ। नहीं फ्रेंडली फाइट हुआ। सर। तो यदि हमारा ईमानदारी सब, तो हमारा दल एक ही होगा। ये लोग को इसीलिए लोग को पेटगड़ी हो रही है। ये लोग परिणाम को जानते हैं, परिणाम को हम लोग जानते हैं कि 70% वही होने वाला है। क्यों धरातल पर नहीं उतरा, यही तो बताएं। नहीं, अब क्या होगा? धरातल पर क्यों नहीं उतरा? हम अरे ये स्वार्थ की राजनीति दे रहे हैं, चल रहा है। 75% लोग एक बगल हो गए हैं। करके आ रहे हैं। 75% एक साइड हो गए हैं। रविंद्र जी, मैं दूसरे पहलू पर जाता हूं, एक सेकंड। जी, मैं दूसरे पहलू पर जाता हूं। दे रहा है, दुरुस्त आए, दुरुस्त में आप मुझे बता दीजिए अब तक क्या दुरुस्त आए, आपका एजेंडा क्या होगा? आपका नेतृत्व चलिए साफ हो गया, मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है, आपका एजेंडा क्या होगा? हमारा सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म इसमें कहीं कोई सवाल नहीं 17 साल तक साथ में रहेंगे। हमारा सामाजिक न्याय है, 17 साल तक साथ रहेंगे। नया क्या है? नया क्या है? सिंह की सरकार अब सेकुलरिज्म नहीं चलने वाला ढोंग, नया क्या है? सेकुलरिज्म का खत्म। अब ढोंग नहीं चलने वाला है, ढोंग नहीं चलने वाला है। जी रामानु जी, मैं बता रहा हूँ। नया तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश को पूंजीपतियों के हवाले लोकतंत्र पर खतरा आ गया है। भारतीय लोकतंत्र पर खतरा है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, गरीब को पानी पिलाता है, गरीब को मसीहा। किसान, मजदूर, गरीब और जो करोड़ों रुपया जुमले हैं, अरबों रुपए तर्क दीजिए, ये जुमले तो इनके कह रहे हैं अमित शाह जी। सर लॉजिक दीजिए, अरबों रुपए खर्चा लॉजिक करते हैं दीजिए, शादी मुझे में, तर्क दीजिए, और गरीब की बात आपका करते हैं। एजेंडा क्या होगा? हमारा किसानों की बात, पूंजीवाद का खिलाफ, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का करोड़ों खिलाफ, रुपया शादी पर खर्च करने वाले पूंजीवाद के खिलाफ लड़ेंगे। तो आप उद्योग धंधे नहीं लगवाएंगे, आप उद्योग धंधे नहीं लगवाएंगे, नहीं स्मार्ट सिटी हवा में आप बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे। आप जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, एक सेकंड रामानु जी, आप जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो क्या वो सरकार अभी उद्योग धंधे नहीं लगाना चाहती है? नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उद्योग धंधे लगे, पूंजीवाद को बढ़ावा चाहते हैं, पूंजीवाद के खिलाफ वामपंथी दल है उसके लिए। मेरी बात सुनिए ना, ये उद्योग धंधा किसके लिए? नयापन नहीं है सर। नहीं नयापन की मैं बात कर रहा हूँ। नयापन तो है कि सारी दुनिया हम पर नजर रख रही है। हम कह रहे हैं मेकिंग इंडिया। अब हमारा गवर्नर कह रहा है वो नहीं हमारा रिजर्व बैंक का गवर्नर कह रहा है मेड फॉर इंडिया। आप किसके लिए? अभी चीन का क्या हालत हुआ? बन नहीं पा रहा है जमीन के समस्या से, बात कर रहे हैं और जमीन अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। बात करिएगा सर, अभी देश का जमीन बनेगा, राजन हवा बोल में रहे पुल हैं। बनेगा। प्रधानमंत्री अभी जेटली जी को सफाई देते नहीं बन रहा है। बारी अरे रामानुज जी, हमारे उद्योग धंधे के सवाल पर आपकी नीति क्या होगी? हमारी उद्योग धंधे पर नीति होगी, इनका का उद्योग चलेगा। भारत गांवों का देश, कृषि प्रधान देश है। जो भी उद्योग धंधे लगे, गांवों को केंद्र में रख करके, किसानों को केंद्र में रख करके, गरीबों को केंद्र में रख करके, अडानी अंबानी नहीं, अडानी अंबानी के केंद्र में रख करके नहीं, देश के किसान आत्महत्या करे और 15 सालों तक आपने 15 सालों तक आपने किसानों को मेरी बात सुनिए ना, 15 सालों तक आपने किसानों को केंद्र में रखकर अडानी कितने उद्योग लगाए हैं?
15 सालों तक आपने किसानों को केंद्र में रख के कितने उद्योग लगवाए? हमने जो किसानों को रख के किया, गांव को रख के किया, किया कि आज किसान इस वजूद में है कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जीतन माझी का सवाल ये भाई उठा रहे हैं, ये हमारी लड़ाई का परिणाम है। ठीक है सर, देखिए उसको हटा करके परिणाम खत्म हो गया। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले बनाने में भी था। इस तरह से करिएगा तो अगला भी करेगा। अरे आप लोग अब करिए। जैसे एक चीज उन्होंने बहुत साफ संकेत दे रहे हैं कि गांव और गरीब को ध्यान में रखेंगे। इनके 15 साल में एक उद्योग जो पूर्णतः सफल रहा, मेरा सवाल वही था, और वो उद्योग अपहरण का उद्योग था। क्या वो उद्योग बिहार में फिर से चालू आने के बाद हो गया? अपहरण वाले मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है, कुछ नयापन होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विलय कीजिए लेकिन कुछ नयापन लाइए। विलय को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि अब जल्द ही विलय हो जाएगा और सब कुछ औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, पूरी की जा रही हैं। लेकिन सवाल अहम को लेकर भी है, कौन किसके बिना कितना बड़ा या कितना छोटा है। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव का एक बयान मैं सुनवाना चाहूँगा। बहस को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले ज़रूरी है ये बयान सुनिए। ये बयान ज़्यादा पुराना नहीं, 5 दिन पुराना है। लालू यादव ने कहा कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा। गलत फहमी बात दिमाग से निकाल दो। बिना लालू के राज ना चली, अब देशों ना चली, भले हम बाहर मानी। लालू के कोनो राज चलने वाला बा। गलत फहमी बात दिमाग से निकाल दो। बिना लालू के राज ना चली, अब देशों ना चली, उपेंद्र जी, बिना लालू के एक राज ना चली तो कहिए रहे कि देशों ना चले। हाँ, तो बिना लालू के ठीक है, उसमें तो उनकी एक अहम रोल रहेगी। जब गठबंधन होगा तो बिना लालू के कुछ नहीं होगा। नहीं, नीतीश कुमार रहे ना रहे, लेकिन लालू होना जरूरी है। नहीं, लालू को भी उतना नहीं होना जरूरी है जितना नीतीश कुमार को, दोनों को होना जरूरी है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये बिना एक पहलू के सिक्का की कल्पना नहीं कर सकते। मुलायम सिंह यादव भी हैं, देवगौड़ा साहब भी हैं, निश्चित रूप से प्रकाश चौटाला जी भी हैं। सब कहेंगे मेरे बिना कुछ नहीं, वैसी बातें नहीं है। सबके सहयोग से ही हम लोग विकल्प देंगे। और तो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा? नहीं, सवाल है, उनकी भी एक अहम भूमिका रही है, रोल रही है उनकी भी। अहम भूमिका, अहम भूमिका मैं तो कह ही रहा हूं। एक अहम का रोल भी होता है सर। अहम बहुत बार जो पिछली बार विलय हुआ था, अहम की वजह से ही लय टूटी। नहीं, आज जो स्थितियां आई हैं, सामाजिक न्याय के लोग जो एक साथ हो रहे हैं, एक दिन का आंदोलन का चीज नहीं है। इसके लिए महात्मा फुले से लेके पेरियार से लेके, ठीक है, आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पिछली बार उपेंद्र जी एक सेकंड योगदान है आज हमारी, ठीक है। पिछली बार जब आप लोग एक साथ हुए थे तो आधारशिला थी, बुनियाद था, आंदोलन जन आंदोलन था। उस समय एक अलग माहौल था जनाक्रोश का। आज जनाक्रोश कहीं आपको नजर आ रहा है? निश्चित रूप से जनाक्रोश है। जनाक्रोश देखे नहीं, दिल्ली तो जनाक्रोश आपको बता दिया, फिर भी आपको नजर नहीं आ रही है। यही तो आश्चर्य है। जनाक्रोश है, जनाक्रोश है। दिल्ली के जनाक्रोश को आप देख रहे हैं जी, लेकिन झारखंड में फिर जनाक्रोश, तो झारखंड में आप देखे ना, लोकसभा में 57 था, विधानसभा में 3-4 महीना में। हरियाणा में जनाक्रोश नजर क्यों नहीं आया? अच्छा, महाराष्ट्र में क्यों नहीं आया? महाराष्ट्र में क्या हुआ? हरियाणा में क्यों नहीं नजर आया? महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में तो बहुत अति के बाद प्रयास के बाद मिला सर, माइलेज मिला ना। जनाक्रोश रहता तो इंदिरा गांधी की तरह सीधे 0 पर आ जाते। जनाक्रोश शुरू हो 5 से 0 पर, 2 से 0 पर, 14 से 6 पर। विजय जी, सबसे लेटेस्ट दिल्ली का ही अंतिम में क्या है जनाक्रोश? जनाक्रोश तो देखिए, एक चीज बता दूं कि जब सिद्धांत विहीन गठबंधन होंगे तो ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। और अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को ठगने का दाव पेच के खेल रहे हैं।
ये पूरे बिहार की जनता समझ रही है। ये जिस दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी नया फेस थे, नया चेहरा था, लोगों ने नहीं देखा था। अभी महीना 2 महीना भी नहीं बीता है, उनकी आंतरिक स्थिति को लोग देख रहा। भारतीय जनता पार्टी का आज दर्जन भर स्टेट में सरकार है, और आज उपेंद्र बाबू जो वकालत कर रहे हैं, जनादेश का अपमान कर करके, जिसके विरोध में लड़के लालू जी के विरोध में आए थे, जंगल राज, आतंकवाद का राज कह करके, आज उनके साथ गलबहियां और एक सिक्के के 2 पहलू कर रहे हैं। अरे राजनीति की गिरावट इतनी होती है, जनता को इतना बेवकूफ ये लोग समझते हैं। जनता भूल जाएगी उस राज को, उस वातावरण को। नीतीश कुमार जी का एक सिर्फ उदाहरण दे दूं कि लाठी में तेल पिलाने का युग चला गया, कलम में स्याही भरने का युग आया है। स्याही तो ये भी तो कह रहे हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं, ये भी फिर से लाठी में तेल लगाने के लिए जनता को भी बस कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं। विकास की बात है। आज 1 महीना से ऊपर माननीय नीतीश कुमार जी को हो गया, कितनी हत्याएं हो रही है, खुलेआम दहशत पैदा किया जा रहा है। क्या वातावरण बिहार के अंदर पैदा हो रहा है, संगति का फल सामने आ रहा है, अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ गया? जवाब है इनके पास। मध्य प्रदेश में हत्या की घटना नहीं होती क्या? नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली की घटनाएं एक चीज सुमित जी, हो रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश और बिहार की राजनीति का आप बता दें कि ये खुलेआम मुंगेर में जिस तरह की घटना घटी है, आज उस शर्मा जी को जिस तरह से मारा गया बॉडीगार्ड के मौजूदगी में एसपी ऑफिस के सामने, उसके पहले उसको खुलेआम चुनौती दिया गया कि हम 2 दिन के अंदर मार देंगे। लेकिन आपको लगता है कि इस विलय के होने के बाद एक विकास का मुद्दा आपके पास है जिसके बूते आप इन्हें चुनौती दे पाएंगे? लेकिन अगर जातिगत राजनीति जो कि एक सच है बिहार की राजनीति का, उसमें आप मात खा पाएंगे? सुमित जी, एक चीज बता दूं, बिहार की जनता और बिहार की राजनीतिक परिपक्वता पर हमको पूर्ण भरोसा है। यहाँ की जनता देश को दिशा दिया है। रविंद्र राय जी, बिहार की जनता कभी उस विकास का मुद्दा जो कह रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी करने में किसानों करेगी को ध्यान में रखते हुए उद्योग धंधे लगाने की बात, इन नीतियों के बूते और मोदी जी का विरोध, बीजेपी का विरोध, आपको लगता है कि कम से कम बिहार में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि पहली परीक्षा बिहार में। देखिए, ये समय समय पर अपनी परिभाषा को बदलते रहते हैं। इनके परिभाषा पर हमको टीका टिप्पणी करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन सांप्रदायिकता कहते हैं मेन एजेंडा है। लेकिन 17.5 वर्षों तक जब उन्हीं के साथ थे तो सांप्रदायिकता इनको नजर नहीं आता था। सांप्रदायिकता उन्हीं लोग की बात करते हैं जो लोग सांप्रदायिकता, क्या शर्त? धारा 370 लागू हो गया, राम मंदिर निर्माण लागू हो गया, क्या हो गया? कौन सा देश में एजेंडा लागू हो गया जो इनके शर्त थे? उन शर्तों में से कौन से शर्त लागू हो गए? बताइए उपेंद्र जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा जो 17 साल तक जो कौन सा शर्त? अपने शर्तों पर धारा 370 लागू हो गया, राम मंदिर निर्माण, विश्व मंदिर निर्माण टूटी क्या? 370 नहीं हुआ, लागू हो गया। क्या वो शर्तें टूट गई क्या? निश्चित रूप से टूटी। हमने विवादित विषय और विवादित व्यक्ति, कोई एक गठबंधन विवादित व्यक्ति से आप आज हाथ मिला रहे हैं। नहीं, हमने हाथ नहीं मिलाया। आप भोजन नहीं, हाथ नहीं मिला था, पहले भी हाथ मिला था। हाथ मिला कर जब आपके माननीय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गए। 2002 दंगे के बाद आप हाथ मिलाते रहे। ओबीएस के मुख्यमंत्री थे, सुन लीजिए, और गुजरात का पैसा लौटाया गया। हाथ मिलाने के कारण खाना मत दिया, राजनीति को प्रभावित नहीं कर रहा था। जैसा ही देश की राजनीति में गुजरात के बिहार को मदद किया था, उसका पैसा वापस करके बिहार की जनता को मदद किया। विरोध के बावजूद हमने मुस्लिम, देखिए यहाँ व्यक्तिवादी लोग हैं, लिया अपने पद के लिए मरते हैं, बिहार के राजनीति से कोई लेना देना नहीं। समाज से कोई लेना देना नहीं है। आपका एजेंडा जो बीजेपी का एजेंडा है वही होगा, विकास को लेकर वही नीति, या कुछ अलग नीति आप लेकर आ रहे हैं? नहीं, हमारी विकास होगी, सांप्रदायिकता को हम दरकिनार करेंगे। आज जिस तरह से सांप्रदायिकता हो गया सर, विकास के बारे में बताइए, उनसे आप अलग कैसे होंगे? हम कह रहे हैं कि हम किसानों को हित में रखते हुए हम उद्योग धंधे लगाएंगे। बिहार में किसानों के हित को रखते हुए उद्योग धंधे क्यों नहीं लगा पाए? बहुत लगे हैं और लगेंगे आने वाले दिनों में। कहाँ लगे हैं? कहाँ लगे हैं सर? ये लाठी बिहटा में आप देख लीजिए, जाकर हाजीपुर में जाकर देख लीजिए कितने उद्योग लगे। तब है कि एक ही बार काया पलट नहीं होगी सुमित जी। हम बिहार को कहां से कहां ले गए। आप पहले ये देखिए, आपने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, सड़क को हमने दुरुस्त किया, आपने एक उदाहरण दिया, मैं भी एक उदाहरण देता हूं। पटना बक्सर 4 लेन पर जाइएगा सर, वहां पर आज भी मुआवजे के लिए लोग केले की खेती करने लगे हैं उस हाईवे पर। वो किसका है? NH है,
हाँ, अब वहाँ NH नहीं, है। दिग्गा किसका है? राजमार्ग दिग्गा है, किसका है? राष्ट्रीय राजमार्ग पटना है। दिग्गा किसका है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। शुक्रिया। इनको जवाब चाहते देनी हैं है। मजबूत विपक्ष आए राष्ट्रीय लोकसभा राजमार्ग है। अधिग्रहण राज्य सरकार करवाती है। राज्य का मार्ग ऐसे नहीं है। राज्य सरकार करवाती है। नहीं, वो राष्ट्रीय ऐसे विलय नहीं राज्य हुआ। सरकार करके देती है। लैब दिग्गा बनानी पहले में क्या हुआ? तभी दिग्गा पहले जब पुल पर क्या हुआ? हालांकि मिलन तो अभी आधा अधूरा है। दिग्गा पहले जब पुल पर क्या हुआ? नमस्कार। करोड़ रुपया खर्चा करके राष्ट्रीय